कभी सोचा है कि दो देश या एक ही देश की दो सरकारें इतने अलग तरीके से काम क्यों करती हैं? एक जगह इतने सख्त नियम, दूसरी जगह इतनी छूट। आखिर ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पहेली दिखने में जितनी सीधी है, इसकी परतें उतनी ही गहरी हैं। हमारे पास तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर कुछ नोट्स हैं। आज का मिशन ये समझना है कि ये बला क्या है, इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई और ये फील्ड आज इतनी जरूरी क्यों हो गई है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कौन बेहतर है और कौन बुरा, इसकी लिस्ट बनाने के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद है पैटर्न्स को पकड़ना, वजह और असर के रिश्ते को समझना और ये देखना कि कागज पर बने सिस्टम असल जिंदगी में जमीन पर कैसे काम करते हैं। तो ठीक है, लेट्स अनपैक दिस। सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आखिर है क्या? हाँ, इन नोट्स के हिसाब से ये पॉलिटिकल साइंस की वो ब्रांच है जो दो या दो से ज्यादा देशों के पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर करती है। हाँ, या फिर एक ही देश में अलग अलग टाइम पर रही सरकारों की तुलना करती है। मकसद है समानताओं और अंतरों को खोजना। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, जैसा कि नोट्स बताते हैं, ये सिर्फ देशों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हम एक ही देश के अंदर अलग अलग लेवल्स पर भी तुलना कर सकते हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर पालिका। तो ये एक ही देश के अंदर की पॉलिटिकल डाइवर्सिटी को समझने का भी एक जबरदस्त टूल है। और इसकी जड़ें तो बहुत ही पुरानी हैं। मुझे इन कागजों में जो सबसे हैरान करने वाली बात लगी वो ये थी कि अरस्तु यानी एरिस्टोटल को तुलनात्मक राजनीति का जनक कहा गया है। और क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी किताब पॉलिटिक्स लिखने के लिए 158 देशों के संविधानों को स्टडी किया था। ये सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना। 158 संविधान? मुझे तो ये आंकड़ा सुनकर ही चक्कर आ रहा है। ये कैसे संभव था उस जमाने में? क्या उनके पास कोई रिसर्च टीम थी? ये तो किसी एक इंसान के बस का काम नहीं लगता। ये उस जमाने के हिसाब से एक रेवोल्यूशनरी काम था। अरस्तु से पहले पॉलिटिकल थिंकिंग ज्यादातर फिलोसॉफिकल थी कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। सही। अरस्तु पहले इंसान थे जिन्होंने एक साइंटिफिक और कंपैरेटिव मेथड अपनाया। वो सिर्फ ये नहीं बता रहे थे कि क्या होना चाहिए, वो ये देख रहे थे कि असल में क्या काम करता है और क्या नहीं। वो 158 रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स निकालने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो अरस्तु ने नींव रखी और आज के थिंकर्स ने उस पर बिल्डिंग बनाई। नोट्स में कुछ मॉडर्न डेफिनेशंस भी हैं। जैसे जॉन ब्लोंडेल कहते हैं कि ये आज की दुनिया में नेशनल गवर्नमेंट्स के पैटर्न्स की स्टडी है। और E.A. फ्रीमैन के मुताबिक ये अलग अलग तरह की सरकारों और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का कंपैरेटिव एनालिसिस है। ये परिभाषाएं दिखाती हैं कि ये फील्ड कितना इवॉल्व हुआ है। अरस्तु का फोकस था संविधानों पर, यानी फॉर्मल स्ट्रक्चर्स पर, लेकिन अब बात उससे कहीं आगे निकल चुकी है। अब हम व्यवहार, रिश्ते और बदलाव की प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा। और यहीं पर कंपैरिजन के दो बड़े आइडियाज सामने आते हैं जिनका जिक्र नोट्स में है, वर्टिकल और हॉराइजॉन्टल कंपैरिजन। हाँ, ये वाला हिस्सा काफी अच्छे से समझाया गया है। वर्टिकल कंपैरिजन मतलब ऊपर से नीचे। सोचिए, हम भारत की बात कर रहे हैं तो सबसे ऊपर केंद्र सरकार, उसके नीचे उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके भी नीचे लखनऊ की नगर पालिका। हाँ, जब हम इन तीनों की आपस में तुलना करते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है, किसके पास क्या अधिकार हैं, तो ये हुआ वर्टिकल कंपैरिजन। एकदम सही। और दूसरा है हॉराइजॉन्टल कंपैरिजन। जब ज्यादातर लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में यही आता है। इसमें हम एक ही लेवल पर मौजूद चीजों की तुलना करते हैं। नोट्स में इसके दो कमाल के उदाहरण हैं। पहला, एक ही देश की नेशनल गवर्नमेंट की अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड्स में तुलना करना, जैसे प्राचीन भारत की राजव्यवस्था, ब्रिटिश भारत की सरकार और आजाद भारत की सरकार। इससे पता चलता है कि वक्त के साथ इंस्टीट्यूशंस कैसे बदलते हैं। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण तो और भी दिलचस्प है, जो एक ही समय में अलग अलग नेशनल गवर्नमेंट्स की तुलना करने के बारे में है। वैसे नोट्स में नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर की सरकारों की तुलना का जिक्र भी है। हाँ, जो हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन का एक बेहतरीन उदाहरण है। दोनों एक ही पार्टी के थे, एक ही परिवार से थे, फिर भी सरकार चलाने का तरीका बिल्कुल अलग था। हाँ, ये एक बेहतरीन पॉइंट है। शोध बताता है कि नेहरू की कैबिनेट में सरदार पटेल जैसे ताकतवर नेता थे जिनके साथ खुली बहस होती थी, फैसले सामूहिक लगते थे। अच्छा। जबकि इंदिरा गांधी के समय में सारी शक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में सिमट कर रह गई थी। ये तुलना हमें दिखाती है कि सिर्फ संविधान या नियम ही नहीं, बल्कि एक नेता की शख्सियत
और लीडरशिप स्टाइल भी पॉलिटिकल सिस्टम को कितना बदल सकता है। ठीक है, तो अरस्तू ने नींव रखी, फ्रीमेन जैसे लोगों ने इसे आगे बढ़ाया, ये सब तो सीधा साधा लगता है। लेकिन नोट्स में एक जगह इशारा है कि इस फील्ड में एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है कि इसकी हदें, इसका स्कोप क्या होना चाहिए। ये क्या मामला है? ये इस विषय का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। यहाँ दो खेमे हैं, दो अलग अलग सोच। स्रोत इसे दो बड़े विवादों के जरिए समझाता है। पहला है सीमा संबंधी विवाद, यानी अ डिबेट अबाउट द बाउंड्रीज। जो परंपरावादी यानी ट्रेडिशनलिस्ट्स हैं, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ उन्हीं चीजों को स्टडी करना चाहिए जो संविधान और कानून की किताबों में लिखी हैं। उनके लिए राजनीति वही है जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस जैसे संसद, न्यायपालिका आदि करते हैं। एक मिनट, लेकिन ये तो बहुत अजीब है। अगर हम सिर्फ संविधान पढ़ें तो उसके हिसाब से तो हर नेता देश की सेवा के लिए है, पर असल में तो भ्रष्टाचार भी होता है, पर्दे के पीछे सौदेबाजी भी होती है, दबाव समूह भी काम करते हैं। तो क्या परंपरावादी इस सबको राजनीति नहीं मानते? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर दूसरा खेमा आता है, व्यवहारवादी यानी बिहेवियरलिस्ट्स। ओके। वो कहते हैं कि सिर्फ कानून की किताब पढ़ना आधी कहानी है। असली राजनीति तो इस बात में है कि लोग और संस्थाएं असल में करते क्या हैं, चाहे वो संविधान में लिखा हो या नहीं। तो ये तो जासूसी करने जैसा हुआ। एक जासूस है जो सिर्फ कानून की किताबें पढ़ता है और सोचता है कि उसे सब पता है। दूसरा वो है जो गली मोहल्लों में जाकर देखता है कि असली खेल क्या चल रहा है। व्यवहारवादी दूसरे वाले जासूस हैं। इससे बेहतर एनालॉजी नहीं हो सकती। एकदम यही बात है। और ये हमें दूसरे बड़े विवाद पर ले आता है, मानक एवं व्यवहार संबंधी विवाद। मानक यानी नॉर्म या नियम, और व्यवहार यानी बिहेवियर या असलियत। अक्सर जो नियम कागज पर होते हैं और जो असलियत जमीन पर होती है, उसमें एक बहुत बड़ी खाई होती है। अच्छा। व्यवहारवादी कहते हैं कि असली राजनीति इसी खाई में छिपी है। मतलब ये नियम की किताब और असल में खेले जा रहे खेल के बीच का अंतर है। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे कोई कुकिंग शो देखे। परंपरावादी सिर्फ रेसिपी बुक पढ़ेगा, 2 कप मैदा, 1 चम्मच चीनी। सही। लेकिन व्यवहारवादी असल में किचन में जाकर देखेगा कि शेफ ने तो एक सीक्रेट मसाला भी डाला है जो रेसिपी में लिखा ही नहीं था। असली स्वाद तो उसी सीक्रेट मसाले में है। व्यवहारवादी उसी सीक्रेट मसाले की तलाश में है। तो इस सब का मतलब क्या निकल रहा है? ऐसा लगता है कि जो स्ट्रीट वाले जासूस हैं या जो सीक्रेट मसाले वाले शेफ हैं, यानी व्यवहारवादी, वो ये बहस जीत रहे हैं। फील्ड का दायरा बड़ा होता जा रहा है। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी बदलाव है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो लंबे समय तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब था सिर्फ पश्चिमी यूरोपीय देशों और अमेरिका की स्टडी करना। उन्हीं को स्टैंडर्ड माना जाता था। बिल्कुल, और बाकी दुनिया को उसी चश्मे से देखा जाता था। लेकिन अब जैसा कि इन नोट्स में भी बताया गया है, एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के पॉलिटिकल सिस्टम्स भी स्टडी का मुख्य हिस्सा बन रहे हैं। ये फील्ड अब सही मायनों में ग्लोबल हो रहा है। और नोट्स में एक अंतर अनुशासनात्मक उपागम यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर भी बहुत जोर दिया गया है। ये सुनने में तो बहुत भारी शब्द लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है कि राजनीति को समझने के लिए अब सिर्फ राजनीति विज्ञान काफी नहीं है, हमें दूसरे विषयों के चश्मे भी लगाने होंगे। जैसे किसी देश की राजनीतिक संस्कृति को समझने के लिए हमें समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी की मदद लेनी होगी। सरकार की आर्थिक नीतियों को समझने के लिए अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की समझ जरूरी है। किसी नेता के व्यवहार को समझने के लिए मनोविज्ञान, साइकोलॉजी काम आ सकता है। राजनीति अब अकेले एक डब्बे में बंद होके नहीं चलती। तो ये विषय अब और ज्यादा समावेशी, ज्यादा यथार्थवादी और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। अब ये सिर्फ संविधानों का सूखा अध्ययन नहीं रहा। एकदम। और इसका फाइनल पे ऑफ, जैसा कि स्रोत बताता है, बहुत पावरफुल है। जब हम इतने वाइड एंगल से दुनिया को देखते हैं तो हम सिर्फ दूसरे देशों को नहीं समझते, हम अपने देश को, अपने सिस्टम को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। सही कहा। हमें अपनी खूबियां और खामियां ज्यादा साफ नजर आने लगती हैं, और शायद इसी समझ से हम ज्यादा स्थिर और असरदार पॉलिटिकल सिस्टम्स बनाने के तरीके भी खोज सकते हैं। तो हमने अरस्तू के 158 संविधानों के जुनून से कहानी शुरू की और एक ऐसे आधुनिक, ग्लोबल और लगातार फैलते हुए फील्ड पर बात खत्म की जो आज भी अपनी सीमाओं को तलाश रहा है। ये तो काफी लंबा सफर रहा है। और वो जो केंद्रीय तनाव है, वो जो बहस है परंपरावादियों और व्यवहारवादियों के बीच, वो आज भी जिंदा है। क्या हमें
कागज पर मौजूद आदर्श व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए, या उस जटिल उलझी हुई हकीकत का जिसमें ताकत का असल में इस्तेमाल होता है? ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या? स्रोत में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के बढ़ते महत्व का उल्लेख है। तो अगर आज किसी को किसी देश के पॉलिटिकल बिहेवियर को सही मायने में समझना हो, तो पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ कौन सा दूसरा फील्ड अध्ययन के लिए सबसे जरूरी होगा? इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या शायद टेक्नोलॉजी? क्योंकि एक देश जो करता है वो अक्सर उससे कहीं ज्यादा रिवीलिंग होता है जो उसका संविधान कहता है।